एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम काव्य अग्रवाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी के साथ। और अकाउंटेंसी आप लोगों के लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आप एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन लोगे, समझोगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज आपको समझनी है वो है कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज एक बिजनेसमैन है या फिर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस करती हूँ। तो एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको रिकॉर्ड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं सामान खरीदूंगी भी और मैं सामान बेचूंगी भी। इसी तरह मेरे पास पैसा आएगा भी और मुझे किसी को पे भी करना है। ठीक है, पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देना है, मुझे रेंट देना है, मुझे सैलरी पे करनी है। इसके साथ साथ हो सकता है कि मैंने किसी से सामान उधार पे खरीदा हो और किसी को उधार पे बेचा हो। तो एक बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिन्हें आप एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप माइंड में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, याद तो रहेगा नहीं। तो आप उनको रिकॉर्ड करते हो, सिस्टमैटिक वे में अकाउंट्स बनाते हो। ठीक है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। ओके, अब डेफिनेशन क्या है देखो, लिखा है इसमें, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैड डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। इसका मतलब क्या है देखो, सबसे पहले जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है। आर्ट यानी कि कला। ठीक है, आर्टिस्ट होते हैं। तो आर्ट का मतलब क्या है कि यार एक पर्सन अपने अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करता है। ठीक है, हर एक बिजनेसमैन, हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब होता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करी हैं, अब उनको देखो, उनको समझो, उनमें से जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन होंगी उनको आपको अलग से अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, क्लासिफाई करना है। इसके बाद समराइज करना है। समराइज यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स आपने प्रिपेयर करे हैं उनको एक समरी की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। आपको ये देखना है यार कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग जितनी भी होती है वो मनी के टर्म्स में होती है। ठीक है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करने हैं, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। ठीक है, एंड एट लास्ट इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। आपको इंटरप्रेट करना है, चेक करना है कि सब कुछ ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कलेक्ट करो डेटा, रिकॉर्ड करना है डेटा, फिर क्लासिफाई करना है, ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद समरी प्रिपेयर करनी है और फिर कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू द यूजर्स फॉर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब जितनी भी आपने अकाउंटिंग करी है, जितने भी आपने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आपको उन्हें कम्युनिकेट करना है टू द यूजर्स। यूजर्स का मतलब क्या है देखो, एक बिजनेस से ना बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जिनको आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं वो कम्युनिकेट करना है उन यूजर्स को, ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके, अच्छे सब कुछ मैनेज कर सके। ठीक है, अकाउंटिंग का मीनिंग आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को। मतलब कि एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होंगी, कुछ मॉनेटरी टर्म्स में हो सकती है और कुछ नॉन मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, मेजरिंग द ट्रांजेक्शंस, वही सेम कि आपको उन ट्रांजेक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करके चलना है। इसके बाद थर्ड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यानी कि आप जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं एक बिजनेस की, आप उन्हें सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड किस बुक में करते हैं, एक बुक है जिसमें हम सभी रिकॉर्ड जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और उसी बुक को हम कहते हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल, ये आप आगे सीखोगे अपने 11th के अकाउंट्स में ही। तो जिस बुक में आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो, सभी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो, उसे हम कहते हैं जर्नल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस। क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस यानी कि अब आपने जितनी भी एंट्रीज प्रिपेयर करी हैं, जितनी भी चीजें रिकॉर्ड करी हैं, आप देखो कि उनमें से सेम नेचर
कि जो भी एंट्रीज हैं उनके आप अलग से सेपरेट अकाउंट बनाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सपोज मेरे पास अलग अलग ट्रांजेक्शन हुई हैं, कि सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, मुझे इनसे पैसा लेना है, ठीक है, सपोज मुझे इनसे 1000 रुपीज लेने हैं। ओके, मैंने प्लस डाला है कि मुझे सपोज इनसे 1000 रुपीज लेने हैं। उसके बाद मिस्टर वाई, इनको सपोज मुझे 500 रुपीज देने हैं, ठीक है, 500 रुपए इन्हें मुझे देने हैं। इसके बाद मैंने मिस्टर एक्स से सपोज 2000 रुपए का सामान खरीदा है, ठीक है, परचेज करा है, ठीक है, और मैंने मिस्टर वाई को सेल करा है 5000 रुपए का सामान, ठीक है, मिस्टर वाई को मैंने 5000 रुपए का सामान बेचा है। अब ये सब चीजें मैं रिकॉर्ड तो कर दूंगी अपने जर्नल में, ठीक है, इस वाले पॉइंट ये सब मैं रिकॉर्ड कर दूंगी, बट इन सभी एंट्रीज को देख के मैं ये नहीं पता लगा सकती यार मुझे मिस्टर एक्स के साथ क्या काम करना है, मिस्टर वाई के साथ कितना मेरी डीलिंग हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं मिस्टर एक्स का एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगी और मिस्टर वाई का एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगी, ठीक है, और उन्हीं अकाउंट्स को हम कहते हैं लेजर्स, ठीक है, इन्हीं अकाउंट्स को हम कहते हैं लेजर्स। ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ उसे, देखो रिकॉर्ड हम करते हैं जर्नल में, ठीक है, और क्लासिफाई करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं लेजर में, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लेजर्स। ये दोनों ही चीजें आप आगे सीखोगे अकाउंट्स में, ठीक है, जो आपको पूरे अकाउंट्स में यही चीज करनी है। बस अभी के लिए इंट्रोडक्शन है, समझ के चलना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि बहुत सारे अकाउंट्स, आप बहुत सारी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो जिससे आपको ये पता चलता है कि एट द एंड आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है, आपके बिजनेस में प्रॉपर्टीज कितनी है, तो वो समरी की फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हो, जो कि है समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस। ओके, इसके बाद सिक्स्थ है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको एनालाइज करना है, आपको चेक करना है, ठीक है, कंपैरिजन करना है, इंटरप्रेट करना है अपने पूरे के पूरे फाइनेंशियल डेटा को। ओके, और फिर लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स टू द यूजर्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके बिजनेस से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गए, तो ये सब आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, ठीक है, इनको भी आपके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी नीड होती है। एग्जाम्पल लो, सपोज आपको बैंक से लोन लेना है, ठीक है, तो अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो वो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। पहले बैंक आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करेगा, वो आपके अकाउंट्स देखेगा कि क्या आप लोन पे बैक करने की कैपेसिटी में हो भी या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड किसे हुई, बैंक को हुई। तो आपको अपनी फाइनेंशियल डेटा कम्युनिकेट करना है टू द यूजर्स, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, जजमेंट्स कर सकें, और बहुत सभी चीजें, जितनी भी चीजें वो प्रॉपर वे में हो सके, ठीक है, समझ में आया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर आप प्रोसेस भी बोल सकते हो, अकाउंटिंग का सेम चीज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अगेन वेरी इजी टॉपिक, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों अकाउंट्स बना रहे हो, अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। आपको जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उनका एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है, ठीक है, यही चीज है, ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं आप उनको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर सको। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर, ठीक है। इसके बाद सेकंड है टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। अगर आपने प्रॉपर वे में अपने अकाउंट्स बनाए हैं तो आपको ये हेल्प करता है आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसको डिटरमाइन करने में, ठीक है। टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, आपको पता चलेगा कि अगर आपने सभी चीजें अच्छे से रिकॉर्ड करी हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता लगेगा कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। थर्ड आता है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है आपके बिजनेस की पोजीशन, ठीक है। बेसिकली आप के बिजनेस में वेल्थ कितनी है, ठीक है, वेल्थ यहाँ लिखती हूँ मैं, आपके बिजनेस में आपने वेल्थ कितनी जनरेट करी, ठीक है। वेल्थ का मतलब है बेसिकली आपको देखना है कि आपने प्रॉपर्टीज कितनी बनाई है, ठीक है। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक इनकम, ठीक है, इनकम का मतलब होता है, इनकम बेसिकली आपके पैसे से रिलेटेड है कि आपने कितना कमाया, और अगर कुछ खर्चे हुए हैं तो उसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास इनकम आता है। बट वेल्थ का मतलब है कि आपने उस पैसे से प्रॉपर्टी कितनी जनरेट करी है अपने बिजनेस में, ठीक है। तो अकाउंटिंग अगर आपने अच्छे से करी है तो वो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजिशन समझने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। आपने ये वर्ड सुना होगा बैलेंस शीट,
और आप अपने 11th 12th और अपने कॉमर्स में बैलेंस शीट्स बहुत सारी बनाओगे, आपने मीम सुना होगा कि कॉमर्स वाले तो बैलेंस शीट मैच करते करते रह जाते हैं। तो यस, बैलेंस शीट ही आपको आपके कंपनी की, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, अब ये बनती कैसे है वो हम आगे सीखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद फोर्थ है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड बहुत सारे यूजर्स को होती है, बहुत सारे लोगों को होती है, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव एक ये भी है। ठीक है, फिर टू असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अकाउंटिंग आपको मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। अगर आपने सही से रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे हैं, सही से अकाउंटिंग करी है, तो वो आपको आपके बिजनेस में फर्दर प्लानिंग करने में हेल्प करता है, डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, प्रॉपर मैनेजमेंट में अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर हुए। सबसे पहले टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको पता चलता है, उसके बाद आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो कौन बताइए आपको, अकाउंटिंग। फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक आपको पहुंचानी है, प्लस मैनेजमेंट को असिस्ट करने में भी आपको अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। इसके आगे से हम आज पढ़ेंगे दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के कितनी ब्रांचेस हैं या कितने फील्ड्स हैं। ठीक है, कितने कितने अलग अलग तरह की अकाउंटिंग हमारे पास होती है। तो 3 तरह की अकाउंटिंग आपको समझनी है। सबसे पहले फाइनेंशियल, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इन तीनों का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, देखो अभी जो आप पढ़ रहे हो 11th में और 12th में जो आप पढ़ोगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली एक बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को पढ़ता है, समझता है। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक बिजनेस के फाइनेंशियल एलिमेंट्स को समझते हैं। ठीक है, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखते हो कि प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, ये सब हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली एक बिजनेस जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, जितने भी प्रोडक्ट्स बना रही है, उनकी कॉस्ट क्या आएगी, वो कॉस्ट एस्टिमेशन कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट की बात करते हैं कि एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, और हर एक बिजनेस यही चाहता है कि यार कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, तो उस कॉस्ट को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, कितना कॉस्ट आएगा, वो सब हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, ये आप पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग अपनी ग्रेजुएशन में। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग बिजनेसेस की अलग अलग तरह से आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आता है थर्ड, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो मैनेजमेंट है उससे डिसीजंस लेने होते हैं डे टू डे बेसिस पे। उन डिसीजंस को लेने में जो अकाउंटिंग हेल्प करता है वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो जैसे कि बजट बनाना, ठीक है, फोरकास्टिंग करना, एनालिसिस करना, जो आपने फाइनेंशियल बुक्स आपने प्रिपेयर करी हैं उनको एनालाइज करते हो आप। ठीक है, आपको अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, कोई और ब्रांच खोलनी है, तो जितने भी डिसीजंस हैं वो डिसीजंस लेने में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल एलिमेंट्स को देखते हो। ठीक है, ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एलिमेंट्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बात करते हैं कॉस्ट की। ठीक है, कि कॉस्ट हमारा कितना आएगा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो कॉस्ट कितना आएगा, उसे हम किस तरह से कम कर सकते हैं, और कॉस्ट निकालने के भी अलग अलग तरह मेथड्स होते हैं। ठीक है, जो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हो, अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो बहुत सारी तरह की कॉस्ट होती है, वो सब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बात करते हैं बजट की। ठीक है, आप बजट प्रिपेयर करते हो ताकि आपको पता चल सके हमारे पास कितना पैसा भी अवेलेबल है। ठीक है, और कितना हमारे पास खर्चा हो सकता है, उसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस के डिसीजंस लेते हो। ठीक है, इसमें हम फोरकास्टिंग करते हैं। ओके, आप प्रॉपर एनालिसिस करते हो, तो ये सब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, कि हमने इतनी सारी बात कर लिया है अकाउंटिंग के बारे में, बट अकाउंटिंग करने का फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सबसे पहली चीज यही है कि अगर आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। एक कंपनी का, एक बिजनेस का प्रॉपर मैनेजमेंट होना वो किसके थ्रू पॉसिबल है, अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है एक कंपनी, एक बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा रखने में। ठीक है, देन फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी।
मतलब कि अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन कैसे करेंगे? सिंपल चीज है कि अगर मैंने इस साल अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं और मैंने पिछले साल भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे थे, तो मैं इस साल की फाइनेंशियल पोजीशन को पिछले साल की फाइनेंशियल पोजीशंस के साथ कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपने अकाउंटिंग करी है तो यस, आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मतलब अगर आपको पता है यार, आप अगर पैसा कमा रहे हो, आप बिजनेस चला रहे हो, तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट टैक्स दोगे कितना, वो डिपेंड करेगा अगर आपने अकाउंटिंग करी है तो। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से सिस्टमैटिक मैनर में अपने अकाउंट्स मेंटेन करें तो आपको पता रहेगा कि यार मेरे पास किस सोर्स से कितना पैसा आया है। ठीक है ना, मैंने कितनी इनकम जनरेट करी है और किस सोर्स से करी है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं टैक्स पे करूंगी। ठीक है, तो टैक्स प्रोविजंस आपको फॉलो करने के लिए भी आपको अकाउंट्स हेल्प करता है। ठीक है, देन हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। सिंपल चीज है कि अगर आपको बैंक से लोन लेना है, बैंक से अगर लोन लेना है तो लोन आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। आपको वहां पे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शो करनी पड़ेगी, अपने अकाउंट शो करने पड़ेंगे कि हाँ ये हमारे अकाउंट्स हैं, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। ठीक है, और लास्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात है कि अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे, अगर आपने सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग करी है, तो वो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो लेने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल एडवांटेजेस हैं। अगर आपने इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव समझ लिए हैं तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सीधी सीधी बात है कि अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग की डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है, अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है। पर्सनल जजमेंट मतलब, देखो अकाउंटिंग में हम बहुत सारा एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, अजम्पशंस भी लेते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। सपोज करो कि जो आपके पास जिस जिस भी सामान में आप डीलिंग करते हो एक बिजनेस में, जिसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, स्टॉक। तो वो स्टॉक को वैल्यू करने के, उस स्टॉक की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, मेथड्स क्या है वो भी आपको समझ नहीं आएंगे, बट हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि लीफो, पीफो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप स्टॉक को वैल्यू कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है ना कि एक फर्म ने अगर लीफो यूज करा है, सपोज मेरा बिजनेस है, मैंने स्टॉक को वैल्यू करा है लीफो मेथड के थ्रू, और किसी और पर्सन ने अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करी है फीफो के थ्रू, तो हमारा आंसर तो अलग आएगा। ठीक है ना, और दोनों ही मेथड सही है अपनी जगह पे। बट क्या ये प्रिसाइज है? नहीं है। एग्जैक्ट आपको सोल्यूशन नहीं मिलता अकाउंटिंग में, बिकॉज एक ही चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें पर्सनल जजमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। ओके, इसके बाद सेकंड आता है, अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ एसेट्स। हिस्टोरिक वैल्यू यानी कि उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, इसका मतलब क्या है कि आप अकाउंट्स में जितने भी प्रॉपर्टीज को रिकॉर्ड करते हो, एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टीज समझ लो भी। ठीक है, आपके पास बिजनेस में जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, कोई कार है, मशीन है, ये सब एसेट्स होंगे। तो ये एसेट्स आप उनकी एक्चुअल कॉस्ट पे शो करते हो अपने अकाउंट्स में। मतलब अगर सपोज एग्जांपल लो कि मैंने 2010 में कोई कार परचेज करी। ठीक है, कार अकाउंट्स की टर्म में मेरे लिए एक एसेट है। ठीक है, तो मैंने अगर 2010 में एक गाड़ी परचेज करी है, सपोज 10 लाख की। ठीक है, 10 लाख की मैंने गाड़ी परचेज करी। अब उस अमाउंट के ऊपर मैंने 10 लाख की गाड़ी रिकॉर्ड कर दी होगी अपनी बुक्स में। ठीक है, अब अगर हम आज के टाइम में देखें, 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो क्या उस गाड़ी की वैल्यू आज भी 10 लाख होगी? नहीं, उसकी वैल्यू तो कम हो गई होगी क्योंकि आपने यूज करा है उसे, है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बट अकाउंट्स में यही एक लिमिटेशन है कि आपने जो एसेट जितने का खरीदा, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, उसी पे रिकॉर्ड करते हो और उसी पे वो चलता रहता है। बट आज के टाइम में उसकी एक्चुअल में जो मार्केट वैल्यू है वो तो अलग है ना। ठीक है ना, तो उसको तो इसने इग्नोर करा है। तो अकाउंटिंग की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये भी है कि जितने भी एसेट्स हैं वो उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। ओके, थर्ड आता है, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। वही चीज है कि अगर आप हिस्टोरिक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हो तो जितना भी प्राइस में चेंजेस आएंगे उसे अकाउंटिंग इग्नोर करता है। ठीक, देन इग्नोर्स द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? देखो, दो तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। हमने पढ़ा कि यार अकाउंट्स में आप वही चीज रिकॉर्ड करते हो जो कि मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो।
ठीक है, पैसे की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। बट जितनी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिसको आप पैसे की टर्म्स में मेजर कर ही नहीं सकते, उसे अकाउंटिंग इग्नोर करता है। जैसे कि अगर जो आपके वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो टीम है जो काम कर रही है, उनके जो हार्डवर्क है, जो उनका एफर्ट्स है, उसको अकाउंटिंग इग्नोर करता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम एग्जाम्पल लें, मैनेजमेंट का जो वर्कर के साथ रिलेशन है या पब्लिक के साथ जो रिलेशन है, उनको भी अकाउंटिंग इग्नोर करेगा। ठीक है, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा बिजनेसेस लॉस में गए, बट क्या उस लॉस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। तो वो क्या है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिसे अकाउंटिंग इग्नोर करता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है ये समझते हैं। देखो, विंडो ड्रेसिंग होता है कि बेसिकली आप मैनिपुलेशंस कर रहे हो। ठीक है, आप अपने अकाउंट्स गलत तरह से शो कर रहे हो। बेसिकली आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और है, बट आप अपनी बुक्स में कुछ और ही शो कर रहे हो। ठीक है, अच्छे तरह से शो कर रहे हो, मतलब ये इलीगल है, वैसे अनएथिकल है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कि, तो विंडो ड्रेसिंग के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि मुझे बैंक से लेना है लोन। ठीक है, और लोन लेना है मुझे सपोज 10 लाख का। ठीक है, हम लोग 10 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं 2 लाख। ठीक है, बेसिकली बैंक ने बोला है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपके पास अकाउंट में मिनिमम 10 लाख होने चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा चेंज करते हैं, सपोज मुझे लोन लेना है, ठीक है, कितने भी अमाउंट का, और बैंक ने ये कंडीशन दी है कि यार आपके पास आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम 10 लाख रुपीज होने चाहिए। ठीक है, अब जब मैंने अपना अकाउंट चेक करा तो मुझे पता चला कि मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 4 लाख रुपीज हैं। ठीक है, 10 लाख होने चाहिए तभी लोन मिलेगा, बट मेरे पास है 4 लाख। ठीक है, अब मैंने सोचा यार एक ट्रिक अपनाते हैं। मेरे पास मेरे बिजनेस में एक मशीन है, ठीक है, जो कि बहुत यूजफुल है, जिससे मैं सभी प्रोडक्शन करती हूँ, और बहुत जरूरी है वो मशीन। ठीक है, उसके बिना मेरी फैक्ट्री चलेगी नहीं। तो मैंने क्या किया यार, मुझे बैंक से लोन लेना है, मैंने वो मशीन जो है वो बेच दी, सेल कर दी। ठीक है, सेल करी तो मेरे पास पैसा आ गया। सपोज मेरे पास आ गए 10 लाख रुपए। ठीक है, अब वो 10 लाख मैं अपनी बुक्स में दिखा दूंगी, अपने अकाउंट्स में दिखा दूंगी, और मुझे लोन मिल जाएगा इजीली, है ना, बिकॉज मेरे पास पैसा आ चुका है, कैश का इनफ्लो है मेरे पास 10 लाख का। तो हाँ, मुझे लोन मिल जाएगा। अब मैंने क्या किया, एक बार लोन मिल गया, मैंने वो जो मशीन बेची थी वो मैंने वापस परचेज कर ली, बिकॉज उस मशीन के बिना मेरा काम भी तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये एग्जाम्पल समझो तो ये कहीं ना कहीं अनएथिकल है, इलीगल है कि यार मैंने लोन भी ले लिया और बैंक को चीट करके मैंने लोन लिया। मैंने जो मशीन बेची थी बस अपनी बुक्स को अच्छा दिखाने के लिए, वो मैंने वापस परचेज भी कर ली। तो ये कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग है। ठीक है, इसमें आपने क्या करा है, आपने अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करा है। ठीक है, आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर शो करिए देन दी एक्चुअल वन। ओके, और ये गलत है। ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप अभी अकाउंट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यही चीज है, विंडो ड्रेसिंग भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन बन जाती है अकाउंटिंग की। ठीक है, इसके बाद जो हमें आज पढ़ना है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इतना भारी शब्द, पर इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, या फिर एक अच्छा जो अकाउंटिंग होता है, एक अच्छी अकाउंटिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस तरह की अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो उसमें आपको 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, दैट इज RRCU। ठीक है, हमें यही पढ़ना है इसमें। RRCU क्या है? रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, कंपैरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और बहुत सिंपल है, जल्दी से समझते हैं। देखो, अकाउंटिंग जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल मतलब कि ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, भरोसा जिस पे आप कर सकते हो। तो इस तरह की अकाउंटिंग होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो रिलायबिलिटी होना बहुत जरूरी है अकाउंटिंग में। दूसरा पॉइंट आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस यानी कि जितनी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जो भी आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, वो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट मतलब आप जितनी भी इंफॉर्मेशन इनमें डाल रहे हो, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वो रेलिवेंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और अननेसेसरी चीजें आपको उसमें नहीं डालनी। ठीक है, अननेसेसरी चीजें रिकॉर्ड नहीं करनी, जितनी जरूरत है उतना ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर आता है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी की बात हमने लास्ट पार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इस तरह से करो कि यार कंपैरिजन हम कर सकें। ठीक है, कि अगर मैंने पिछले साल की बुक्स भी बनाई है और इस साल की बुक्स भी बनाई है तो मैं आपस में कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो कंपैरिजन अगर हो सकता है तो यस, आपकी अकाउंटिंग अच्छी है। ठीक है, और कंपैरेबिलिटी में भी 2 पॉइंट्स आते हैं। दो तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक होता है इंटर फर्म, ठीक है, इंटर फर्म कंपैरिजन, और एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, इंटर फर्म होता है
कि दो फर्म्स के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। दो बिजनेसेस हैं, एक है ए, ठीक है, और एक है बी, तो इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, वो होता है इंटर फर्म, ठीक है। और इंट्रा फर्म क्या है कि एक ही बिजनेस है, उसी के अलग अलग एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, या फिर एक ही बिजनेस के हम 2 सालों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरा बिजनेस है और मैं अपने ही बिजनेस में 2 साल की बुक्स को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज इंट्रा फर्म, ठीक है। तो इंटर फर्म में हम दो बिजनेस के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और इंट्रा फर्म में हम बस एक ही बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। आप देखो एग्जांपल ले लो यार, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इंटर स्कूल क्या है कि इसमें बहुत सारे स्कूल्स आपस में compete करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है। फिर लास्ट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि जितनी भी अकाउंटिंग आप कर रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, लोग उसे समझ सकें। मतलब कोई अगर पर्सन ऐसा भी है जिसको कॉमर्स का इतना नॉलेज नहीं भी है, या जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, वो भी आपके अकाउंट्स देख के समझ सके कि हाँ बिजनेस किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबल हो, बहुत इजी वे में आप अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करो, प्रिपेयर करो, ठीक है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 पॉइंट्स हैं, RRCU, दैट इज रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, कंपैरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। और ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, बिकॉज क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। तो ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, ये डन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने इतनी बात कर ली यार, इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजर्स को रिक्वायरमेंट होती है। अब यूजर्स होते कौन है, सिंपल चीज है यार, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे वो किसी ना किसी के तो यूजफुल है ही ना, ठीक है, जो उससे रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। तो दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स यानी कि वो लोग जो कि आपके बिजनेस के अंदर रह के ही काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज, ठीक है, ये आपके बिजनेस के अंदर ही होते हैं, काम करते हैं, ठीक है। मैनेजर्स, ओके, हमारे ओनर्स जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, बिजनेस के मालिक, ठीक है। तो ये सभी लोगों को कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। कैसे, एम्प्लॉयज अगर हैं तो वो चाहेंगे कि यार हाँ उन्हें पता रहे कि बिजनेस कितना कमा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें वेजेस, उनके सैलरी या बोनस मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी है, ठीक है। मैनेजर्स, बढ़िया चीज है यार, मैनेजर्स तो डिसीजन ही लेंगे सारे बिजनेस के, जितने भी डिसीजंस हैं बिजनेस के वो सभी मैनेजर्स ही तो लेते हैं, तो डिसीजंस लेने के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इसी तरह ओनर्स, ओनर्स जो है वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट ही उन्होंने करा है, तो उनको तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होगी ही होगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स क्या है, वो लोग जो कि आपके बिजनेस के अंदर नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे बैंक्स, ठीक है, बैंक्स हैं, कस्टमर्स हैं, ओके, आपके सप्लायर्स हो गए, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है जी, और क्या हो सकता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट है। तो ये सभी एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है। जैसे कि बैंक्स, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करेगा, ठीक है। कस्टमर्स चाहेंगे कि हाँ हमें पता रहे कि हम जिस भी बिजनेस से डीलिंग कर रहे हैं उसकी हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो पता हो कि हाँ वो बिजनेस किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कितने सालों से वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सप्लायर्स चाहेंगे कि हाँ उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। इसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स, अगर कोई लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी सबसे पहले आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होगी, ठीक है, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। इसी तरह कॉम्पिटिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, आप ITR फाइल करते हो, ठीक है, रिटर्न फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसमें भी आप अपने अकाउंट्स शो करते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये सब कौन है हमारे पास, एक्सटर्नल यूजर्स। तो दो तरह के यूजर्स हैं, सबसे पहले इंटरनल, दूसरे हैं एक्सटर्नल, ठीक है, ये भी डन। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ये है क्या, देखो डिफरेंस हमने इधर लिखा है। सबसे पहले बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द लेजर अकाउंट्स। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग में बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। अब याद करो ये हमने अकाउंटिंग में ही पढ़ा था, ठीक है। अब अकाउंटिंग के बारे में पढ़ो। इन एडिशन टू बुक कीपिंग, accounting also includes summarizing, interpreting and communicating the financial data to the users of financial statements। मतलब कि बुक कीपिंग में बस हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो सब आता है बुक कीपिंग में।
ठीक है, बुक कीपिंग में हमने क्या किया, हमने आइडेंटिफाई करा, हमने मेजर करा, हमने रिकॉर्ड करा और क्लासिफाई करा। बट इसके बाद का काम जिसमें हम समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सब आता है अकाउंटिंग में। ठीक है, तो बुक कीपिंग में बस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्लासिफाई कर रहे हैं, बट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन तो हो रहा है, बट साथ साथ हम समराइजिंग भी कर रहे हैं, इंटरप्रेटिंग भी कर रहे हैं और कम्युनिकेशन भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि बुक कीपिंग जो है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट्स अ प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, और अकाउंटिंग इज अ सेकेंड स्टेज एंड इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। मतलब बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है जिसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होगा उसी के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन एम ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। मेन एम क्या है बुक कीपिंग का, कि आप बस अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनका एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड प्रिपेयर कर सको। बट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजिशन को डिटरमाइन कर सको। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग इज, जो बुक कीपिंग है, दिस जॉब इज इन रूटीन एंड रिपीटेटिव इन नेचर। रूटीन जॉब है, मतलब डेली बेसिस पे ये काम होता है। बुक कीपिंग जो है वो डेली बेसिस पे होगा। ठीक है, आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होंगे आपके बिजनेस में, तो आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे। तो बहुत रूटीन जॉब है, रेपिटेटिव नेचर की जॉब है। बट अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल है। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आपने बहुत सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी हैं, बट प्रॉफिट या लॉस तो आप एक ही बार कैलकुलेट करते हो ना। तो अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल है। ठीक है, देन लेवल ऑफ स्किल्स, बुक कीपिंग के लिए किस टाइप की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग के लिए आपको किसी भी स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत सिंपल काम है। ठीक है, तो ये जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है। बट अकाउंटिंग के लिए यस, यू नीड सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड स्किल आपको रिक्वायर्ड होंगी, जिसके लिए हमें सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन आता है कि क्या बुक कीपिंग में अकाउंटिंग इंक्लूड होता है? नहीं, बुक कीपिंग में अकाउंटिंग इंक्लूड नहीं होता, बट अकाउंटिंग में हाँ, बुक कीपिंग इंक्लूड होता है। अकाउंटिंग जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है और बुक कीपिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आया? और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, हमने सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करे। अब आपको बस एक काम करना है, आप अपनी बुक उठाना और एक बार रीडिंग जरूर करना है इस पूरे ही चैप्टर की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और उसको हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आई होप आप लोगों को सभी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। पसंद आती है अगर वीडियो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, चीजें समझ में आई या नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।